अस्सलाम वालेकुम। हमल के हवाले से एक बहुत ही अहम मौजू पर आज बात करने जा रहे हैं और बात यह है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के हामला खवातीन पर क्या असरात होते हैं और किस तरीके से आप उनसे बच सकते हैं, कौन कौन सी चीजें ठीक हैं और कौन कौन सी बातें गलत हैं। सारी मिथ्स पर आज तफसील से बैठकर बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये व्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं कि पाकिस्तान में एक चांद ग्रहण ऑब्जर्व किया जाएगा 29 मार्च को, 29 मार्च को एक चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी लगने वाला है। इस वजह से खास तौर पर कई लोगों ने चूंकि ये सवालात किए थे तो क्लिनिक में भी और जो आपका कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी, इसलिए फिर हमने सोचा कि इसके हवाले से एक तफसील से व्लॉग बना दिया जाए ताकि आपके फर्दन जाहिर है इस तरह जवाब देना मुमकिन ही होता। तो जितने भी आपके जहन में सवाल आते हैं सारे ही इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएंगे। पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि चांद ग्रहण हम बेसिकली कहते किस चीज को हैं। आप जानते हैं कि सूरज पूरी दुनिया के अंदर जमीन के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, सोर्स लाइट का सोर्स भी है और चांद की बजाते खुद अपनी कोई सच रोशनी नहीं है, वो अपना उसका जो सोर्स है वो सूरज है। तो होता कुछ यूं है कि अगर ये सब चीजें जमीन, सूरज, चांद अपने अपने मदार के अंदर अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता है कि जमीन आ जाती है सूरज और चांद के बीच में, तो फिर क्या होता है कि चांद को अपनी जो रोशनी सूरज से हासिल करनी है वो नहीं कर पाता और उसका आपको जो जमीन का साया है वो आपको नजर आता है, वो नजर आता है चांद के ऊपर, तो उसको समझा जाता है कि जी ये चांद ग्रहण। अब हमारे यहाँ इस कदर चूंकि हमारे तो हम पाकिस्तान तो साइंसी एतबार से दुनिया से शायद सदियों पीछे है, तो यहाँ पे इस किस्म की जहालत भी बहुत आम है। यहाँ पे तो हामला खवातीन को मेडिकल का या डॉक्टर के पास जाने का एक्सेस ही बहुत कम है। ये सिर्फ शहरों में है, बहुत पेरीफ्रीज में अगर आप जाएं या जो पसमानदा इलाके हैं या दूर दराज के जहाँ एक्सेस मुश्किल है, जिस तरह बलूचिस्तान के बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, पख्तूनख्वा के बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज सिंध के इलाके हैं, जनूबी पंजाब, बहुत सारे, मतलब ये तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डॉक्टर के पास जब आपका एक्सेस नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सुननी है इधर उधर की बातें और जो भी कोई शख्स कह रहा है उस पर यकीन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और वो बातें क्या होती हैं, वो बातें ये होती हैं कि अगर जी आप चांद ग्रहण की वजह से जो रोशनी होती है, जो साया होता है, अगर वो बच्चे पे पड़ गया तो क्लेफ्ट पैलेट, आम जुबान में आप उसे जो कटे होंठ या तालू की बीमारी के साथ बच्चे पैदा होते हैं, उसका खैर ऑपरेशन भी हो जाता है और उसकी और कई वजूहात हैं, जिस तरीके से कोई शुगर हो सकती है, कोई जेनेटिक डिजीज हो सकती है या फिर फॉलिक एसिड की कमी है, कोई इन्फेक्शन हामला खातून को हो सकता है। इन सारी चीजों की वजह से कोई बच्चे के पैदाइशी तौर पर होंठ या तालू कटे होने के साथ पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो उस चीज को अगर आप जोड़ देते हैं कि जी ये तो चूंकि चांद ग्रहण का साया पड़ गया था तो इस वजह से ऐसे हुआ है, तो ये तो फिर एक बहुत बेवकूफी की बात है। उसके बाद कई चीजें हैं जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई आपने उसमें बैठना नहीं है, आराम नहीं करना, लेट नहीं सकते, चलते फिरते रहना है, वरना उसकी जो एनर्जी है या उसका जो साया है वो पड़ जाएगा बच्चे के ऊपर। और इस किस्म की कई मिथ्स हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। तो कई तरह की इस किस्म में मिथ्स हैं। इन सारी बातों में हकीकत बहुत ही कम होती है। चूंकि साइंसी एतबार से हम किसी चीज को, हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती कि साइंसी एतबार से क्या मसला उसके अंदर है, हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं कि हमारी अपनी उसमें क्या सोच है, हमारी अपनी मिथ्स क्या है, उनकी कोई साइंटिफिक बेस एज सच नहीं होती। और अगर आप प्रेग्नेंट जो खातून है, अगर उसको अच्छी खुराक नहीं मिल रही, अगर उसको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, तो जाहिर है उसमें रिस्क फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा फिर बढ़ जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और कई तरह की चीजें हैं, जिस तरह अभी हमने फॉलिक एसिड की कमी की बात की है। फॉलिक एसिड ही लोगों को इवन नहीं पता कि फॉलिक एसिड आपने लेना है हमल के पहले 3 महीने में, या अगर कहा जाता है कि जी HB अपनी ठीक कर लें, अपनी हीमोग्लोबिन ठीक कर लें, तो वो जी आखिर में करेंगे, 8वें 9वें महीने में वो तो ड्रिप्स लगवानी होती हैं।
पहले लगवानी क्यों नहीं है, क्योंकि जी कोई जरूरत नहीं है, डिलीवरी के लिए जरूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी HB ठीक होगी, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होगा तो बच्चा भी खून की कमी के साथ नहीं आएगा। पिछले आज कल कम से कम पिछले 2-3 महीने में मैंने इतने खून की कमी के साथ बच्चे देखे हैं और बुनियादी वजह यही होती है कि माओ की सेहत ही अच्छी नहीं होती। फिर घर के अंदर जो खाने पीने का माहौल होता है उसमें भी ऐसी चीजें नहीं है जिनमें आयरन है, तो बच्चा फिर दूध पर ही जिंदा है। 5-6 साल का बच्चा दूध से क्या ग़िज़ाइयत हासिल कर सकता है। दूध के बारे में जो ये एक मिथ है कि जी एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये भी एक अजीब बात है, क्योंकि बच्चे को जो आयरन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, वो उसमें है ही नहीं। तो खासतौर पे जो खुला दूध बच्चों को शुरू से ही लोग लगा देते हैं उसमें तो फिर बिल्कुल ही आयरन नहीं है ना। तो ये सिर्फ मिथ्स हैं। अगर आपको वाकई कोई दिलचस्पी है कि आपके घर में या आपके अज़ीज़ोकारब में कोई प्रेग्नेंट खातून है, हामला खातून है, और अगर आप उसकी सेहत के हवाले से, उसके आने वाले बच्चे की सेहत के हवाले से कंसर्न है, तो जरूरी चीज ये है कि उसकी खुराक का ख्याल रखें, उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसको टाइमली उसको चेकअप करवाएं। उनके हमने पहले भी पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि एक डॉपलर स्कैन जो है वो हर प्रेग्नेंट खातून का एक प्रेगनेंसी के अंदर होना लाजमी है। इसके अलावा पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड लेना लाजमी है। HB का चेकअप होना, रूटीन के टेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं बजाय इसके कि आप गलत किस्म की जो रसूमात चली आ रही हैं, जो बातें चली आ रही हैं, और फिर अच्छा पूछा जाए मरीज से कि अच्छा ये आपको किसने कहा है या क्यों ऐसे होता है, तो होता है कि जी मेरी सास की बहन ने ऐसे कहा था, मेरी खाला की बेटी ने ऐसे कहा था। मतलब उनके पास कोई क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, बस सुनी सुनाई बातों पे काम चल रहा है। तो इस किस्म की बातों से खुद को बचाएं और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बच्चा 9 महीने के बाद इंशाल्लाह जरूर सेहतमंद पैदा होगा। अल्लाह हाफिज।